हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि सीस्वीप के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे और साथ ही साथ ये इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने के पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है संदीप आनंद, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरा 14+ ईयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस है और मेरी एक हॉबी अपना नॉलेज शेयर करना, और मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं अपने वेबसाइट जो कि है www.weldingandndt.com, उसके थ्रू अपना नॉलेज शेयर करता हूं। और दूसरा जो मोड है वो है यूट्यूब के ऊपर भी मैं वीडियोस बनाता हूं और मेरा यूट्यूब चैनल है वेल्डिंग एंड एनडीटी। तो ऐसे मैं अपना नॉलेज शेयर करता हूं। अब फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इनिशिएटिव को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, ज्वाइन फीचर जो है सब्सक्राइब से अलग होता है। सब्सक्राइब के पास ही एक ज्वाइन का बटन होगा, आप उसको क्लिक करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसमें एक छोटा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ता है और साथ ही आपको इसके बदले कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप मेरे से लिंक्डइन और फेसबुक पे जुड़ सकते हैं। ये मेरा लिंक्डइन और फेसबुक का आईडी है। साथ ही साथ अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूनिट इज यूज्ड फॉर टेंसाइल स्ट्रेंथ वैल्यू। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या यूनिट होता है? पहला है जूल्स, दूसरा जूल पर एमएम स्क्वायर, तीसरा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और चौथा पी पर एमएम स्क्वायर, पाउंड्स पर एमएम स्क्वायर। तो इसका आंसर मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोच लीजिए। चलिए मैं अब इसका आंसर बता देता हूं। देखिए, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसका फॉर्मूला होता है लोड पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, लोड बाय एरिया। जैसे कोई एक आइटम है, ये फॉर एग्जांपल ये आइटम है, इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये लोड ऊपर और नीचे मतलब इसे खींचा जा रहा है, और जो ये जो एरिया है ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो लोड का जो यूनिट होता है, लोड का यूनिट होता है न्यूटन, और जो क्रॉस सेक्शन एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है एमएम स्क्वायर। तो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, सी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। द क्वांटिटी ऑफ ए रेडियोग्राफिक टेक्निक इज एक्सेस्ड बाय यूजिंग अ डेंसिटोमीटर फ्रॉम द केवीए यूज्ड एंड द फिल्म टू फोकस डिस्टेंस। सी ए फ्रॉम द IQI होता है इमेज क्वालिटी इंडिकेटर, और डी ए फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर ए नहीं होगा, क्योंकि जो डेंसिटोमीटर है उससे हम फिल्म की डेंसिटी चेक करते हैं, इससे क्वालिटी नहीं चेक होती है, इससे फिल्म की डेंसिटी चेक करते हैं। और जो सेकंड ऑप्शन है ये भी नहीं होगा, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस ये भी नहीं होगा। जो फोर्थ आंसर है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस ये भी नहीं होगा। ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस क्वालिटी के लिए कोई पैरामीटर नहीं है। तो जो क्वालिटी है उसे हम चेक करते हैं IQI से, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर से। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए, इमेज क्वालिटी इंडिकेटर्स के फोटो देखिए, अलग अलग टाइप के IQI आते हैं, होल टाइप, स्टेप टाइप, वायर टाइप। ये देखिए, ये वायर टाइप IQI है। इसे हम फिल्म देखिए नीचे, यहाँ नीचे की साइड में, वेल्डिंग के नीचे की साइड में फिल्म लगाते हैं और ऊपर की साइड में IQI लगाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ वायर टाइप IQI लगाया है और यहाँ स्टेप या होल टाइप IQI, और नीचे की साइड में फिल्म लगा हुआ है। और ये जो IQI के ऊपर ये जो होल हैं या फिर ये जो वायर्स है, वायर्स को देखकर हम उस फिल्म की इमेज की क्वालिटी का अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसका आंसर IQI होगा। अब क्वेश्चन 3 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हीटिंग मेथड वुड नॉट बी अलाउड फॉर PWST। पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सा मेथड अलाउड नहीं हो सकता? तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। देखिए, पहला आंसर जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैट। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मैट का यूज़ करते हैं हम PWST के लिए, बट क्वेश्चन है नॉट, जो कि नॉट अलाउड है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये PWST के लिए अलाउ होता है। जो सी है वो है गैस फायर्ड हीटिंग। तो गैस फायर्ड हीटिंग को भी हम PWST के लिए यूज़ करते हैं, और जो इंडक्शन फर्नेस है उसे भी PWST के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो 3 मेथड है PWST के लिए यूज होता है। जो ये बी है, हैंड हेल्ड गैस टॉर्च, इसे PWST के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हैंड हेल्ड गैस टॉर्च को हम पोस्ट हीटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट हीटिंग होता है वेल्डिंग के तुरंत बाद, वेल्डिंग को गर्म करना पोस्ट हीटिंग, और PWST होता है वेल्डिंग होने के कुछ देर बाद या काफ़ी देर बाद उसका हीट ट्रीटमेंट करना, दोनों अलग होता है। तो पोस्ट हीटिंग तो हम हैंड हेल्ड गैस टॉर्च से कर सकते हैं, बट PWST हैंड हेल्ड गैस टॉर्च से नहीं कर सकते।
अब क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैमेलर टीयरिंग इज करेक्ट। देखिए जो मैंने चैप्टर सीस्वीप का चैप्टर 17 पढ़ाया है उसमें लैमेलर टीयरिंग को बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ाया है, तो अगर आपने उस चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको इसका आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है दे आर कॉज्ड बाय द रिमूवल ऑफ स्ट्रॉन्ग बैक्स। They are located in the center of the weld metal. C है they are formed during steel manufacture और D है they are formed during or immediately after welding। तो जो लैमेलर टीयरिंग है वो ड्यूरिंग वेल्डिंग ही फॉर्म हो जाता है या फिर इमीडिएटली आफ्टर वेल्डिंग, तो जो डी आंसर है वो करेक्ट होगा। बिफोर कैरिंग आउट अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग इट इज़ इंपॉर्टेंट। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग करने के पहले इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो पहला ऑप्शन है टू रिमूव ऑल एक्सेस वेल्ड मेटल। तो देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, एक्सेस वेल्ड मेटल रहना चाहिए, रहे तो भी ठीक हम यूटी कर सकते हैं, नहीं रहे तो भी कर सकते हैं। दूसरा है टू कैरी आउट पेनिट्रेंट टेस्टिंग फर्स्ट। नो, पेनिट्रेंट टेस्टिंग आप कर भी सकते हैं, अगर आपके प्रोसीजर में नहीं है तो नहीं भी कर सकते हैं, इसका यूटी से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा है टू कैलिब्रेट द डेंसिटोमीटर। देखिए डेंसिटोमीटर जो है डेंसिटी, रेडियोग्राफिक फिल्म की डेंसिटी को मेजर करने के काम में आती है, तो इसका भी यूटी से कुछ लेना देना नहीं है। अब चौथा ऑप्शन क्या है टू कैरी आउट सम सरफेस प्रिपरेशन। यस, जो यूटी करते हैं, यूटी करने के पहले जिस सरफेस पे हमें यूटी करना उसका थोड़ा सरफेस प्रिपरेशन करना होता है, मतलब उसके ऊपर से पेंट वगैरह जो डस्ट वगैरह ये सब क्लीन करके उसके ऊपर ग्रीस या ऑयल लगा के कपलेंट लगा के फिर यूटी करना पड़ता है, तो इसका आंसर डी होगा। अब क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 है व्हेन अ वेल्ड इम्परफेक्शन इज लोकेटेड। वेल्ड इम्परफेक्शन अगर हमें मिलता है, देखिए वेल्ड इम्परफेक्शन मतलब वेल्डिंग में कोई फ्लॉ मिलता है तो हम क्या करेंगे, तो इट मस्ट ऑलवेज बी रिपेयर्ड, उसको हमेशा रिपेयर करेंगे। बी है इट मस्ट बी रिजेक्टेड, उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। सी है द वेल्डर्स क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट शुड बी रिव्यूड, वेल्डर का क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट रिव्यू करेंगे। डी है इट शुड बी असेस्ड अगेंस्ट द रेलिवेंट कोड। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, वेल्डिंग के ऊपर अगर हमें कुछ फ्लॉ दिखता है तो हम उसे तुरंत डिफेक्ट नहीं कहते हैं। फ्लॉ, देखिए फ्लॉ भी हम डिफेक्ट तब बोलेंगे जब वो जिस कोड के अगेंस्ट हम चेकिंग कर रहे हैं उस कोड लिमिट से ज़्यादा हो जाएगा तो हम फ्लॉ को डिफेक्ट कहेंगे, अदरवाइज उसे हम इम्परफेक्शन कहेंगे या फिर उसे हम फ्लॉ कहेंगे या एक्सेप्टेबल डिफेक्ट बोलेंगे। हालांकि एक्सेप्टेबल डिफेक्ट सही वर्ड नहीं है, डिफेक्ट अगर हम बोले तो रिजेक्ट हो जाए, डिफेक्ट मतलब रिपेयर या रिजेक्ट होगा। लेकिन अगर इम्परफेक्शन है, अगर वो रिलेवेंट कोड के अंदर है तो उसे हम इम्परफेक्शन बोलेंगे, उसे एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि वो कोड लिमिट के अंदर है, उसको ना तो रिपेयर करना होगा ना रिजेक्ट करना होगा। तो इसका आंसर हो गया डी, इट शुड बी असेस्ड अगेंस्ट द रेलिवेंट कोड। रेलिवेंट जो भी कोड है उसके अगेंस्ट में हम उसको एक्सेस करेंगे। फॉर एग्जांपल हमें एक पोरोसिटी मिला, तो ये पोरोसिटी का क्या डाया वगैरह है या इसका डायमेंशन है वो हम उस कोड के देखेंगे। अगर उस कोड में मान लेते 3 mm 3 mm तक डाया अलाउड है, तो अगर इसका डाया मान लेते 1.5 mm है तो वो जो पोरोसिटी है डिफेक्ट नहीं कहलाएगा, वो इम्परफेक्शन कहलाएगा और वो एक्सेप्टेबल इम्परफेक्शन होगा। वहीं अगर पोरोसिटी की डायमेंशन अगर मान लेते 4.5 mm होगा तो वो रेलिवेंट कोड के हिसाब से रिजेक्ट हो जाएगा या रिपेयर करना पड़ेगा। तो हमें सबसे पहले रेलिवेंट कोड देखना पड़ेगा, तभी हम उसको जज कर सकते हैं उसे रिपेयर करना है या रिजेक्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है इंक्रीजिंग द आर्क वोल्टेज ऑफ ए सॉ यानी सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग वेल्डेड जॉइंट विल रिजल्ट इन। अगर हम सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में आर्क वोल्टेज बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा। पहला है डीपर पेनिट्रेशन, दूसरा है मोर स्पैटर, तीसरा है नैरो वेल्ड विड्थ और चौथा है वाइडर वेल्ड विड्थ। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वाइडर वेल्ड विड्थ। अगर हम आर्क वोल्टेज बढ़ाएंगे सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग के अंदर तो जो हमारा वेल्ड विड्थ होगा वो वेल्ड विड्थ की चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसे मैंने जब सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग पढ़ाया था तो बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल वेरिएबल्स। तो इनमें से कौन सा एसेंशियल वेरिएबल नहीं है। पहला है वेल्डिंग प्रोसेस, दूसरा है बीवल एंगल, तीसरा है मटेरियल टाइप, चौथा है PWST। फ्रेंड्स वेल्डिंग प्रोसेस एक एसेंशियल वेरिएबल है, कभी भी वेल्डिंग प्रोसेस चेंज होगा तो हमको WPS रिक्वालीफाई करना पड़ता है। जो मटेरियल टाइप है या बेस मेटल मतलब किस बेस मेटल से किस बेस मेटल में हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसका P नंबर, ग्रुप नंबर, ये सब जो है एसेंशियल वेरिएबल में आता है। मटेरियल टाइप जो है वो बिल्कुल एसेंशियल वेरिएबल होगा, अगर मटेरियल टाइप हम चेंज करेंगे तो WPS रिक्वालीफाई करना पड़ेगा। PWST भी एसेंशियल वेरिएबल, अगर PWST चेंज करना है तो WPS रिक्वालीफाई होगा। लेकिन बीवल एंगल जो होता है नॉर्मली वो एक एसेंशियल वेरिएबल नहीं होता है, तो इसका आंसर बी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिफेक्ट इज नॉट नॉर्मली एसोसिएटेड विद द टिग वेल्डिंग प्रोसेस। जब सीस्विक का टिग वेल्डिंग का चैप्टर मैंने पढ़ाया था तो उसमें बहुत ही क्लियरली बताया था, जो स्पैटर्स है स्पैटर्स बहुत ही लेस लाइकली होते हैं या बहुत ही नहीं आने के चांसेस टिग में सबसे कम होते हैं स्पैटर्स के। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू AWS 5.1 व्हाट टाइप ऑफ कवरिंग वुड एन E6013 इलेक्ट्रोड वुड हैव। कवरिंग मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा फ्लक्स होगा, 6013 इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सा फ्लक्स होगा। तो जब मैंने वेल्डिंग कंज्यूमेबल चैप्टर पढ़ाया था सीस्विप, उसमें मैंने फ्लक्स की ग्रुपिंग बताई थी। मैं थोड़ा सा फिर से बताता हूँ, मोस्टली तीन ग्रुप होते हैं, एक रूटाइल हो गया, एक बेसिक हो गया, एक सेलुलोजिक हो गया। रूटाइल के अंदर जो E6013 होता है वो मेन रूटाइल होता है, और बेसिक में हमारा मेन इलेक्ट्रोड जो आता है वो E7018 होता है, और सेलुलोजिक में होता है E6010। तो ये ग्रुपिंग है। अब क्वेश्चन था E6013 का जो होगा कवरिंग कौन सा होगा। तो अभी मैंने इस स्लाइड में दिखा E6013 जो रूटाइल ग्रुप होगा, और इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट टिटेनिया होगा। तो इसका आंसर रूटाइल होगा, सी। इसे मैंने वेल्डिंग कंज्यूमेबल का जो चैप्टर पढ़ाया था सीस्विप का, उसमें बहुत ही अच्छे से बताया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर्स मस्ट बी क्वालिफाइड बिकॉज। जो WPS है उसको हम क्वालिफाई करना जरूरी है, क्योंकि ए है द वेल्डर नीड्स टू प्रैक्टिस बिफोर प्रोडक्शन बिगिंस। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये गलत है। टू प्रूव दैट NDT मेथड कैन लोकेट डिफेक्ट्स। NDT से WPS का कोई उतना लेना देना नहीं है। NDT मेथड्स कैन लोकेट डिफेक्ट, इसके लिए वेल्डिंग प्रोसीजर को क्वालिफाई करने, ये गलत डिसीजन है, गलत स्टेटमेंट है। सी है, टू प्रूव दैट द फैब्रिकेटर कैन कंट्रोल वेल्डिंग, ये भी ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन क्या है, टू इंश्योर दैट जॉइंट प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई द स्पेसिफिकेशन। यही हमारा मेन मकसद होता है, इसलिए हम WPS को क्वालिफाई करते हैं PQR करके। तो हमें क्या चेक करना था कि हम जो वेल्डिंग जॉइंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो जॉइंट जो है, जो भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चाहिए वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को मीट करती है। तो इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर डी। अब क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, साइक्लिक स्ट्रेस लोडिंग कैन लीड टू। तो साइक्लिक स्ट्रेस क्या होता है, रिपीटेड लोडिंग होता है, रिपीटेड स्ट्रेस होता है, मतलब किसी आइटम पे बार बार लोड पड़ता है। तो बार बार लोड पड़ने के कारण उसमें कौन सा फेलियर होता है, तो उसमें फैटिक फेलियर होता है। फैटिक फेलियर क्या होता है, बहुत धीरे धीरे लोड पड़ेगा लेकिन काफ़ी समय तक पड़ता रहेगा, रिपीटेड टाइप ऑफ लोड, तो उससे फैटिक फेलियर होता है। तो इसका आंसर ए हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, हाइड्रोजन क्रैकिंग इज मोस्ट लाइकली इन। हाइड्रोजन क्रैकिंग किस में सबसे ज़्यादा आने के चांस है। देखिए हाइड्रोजन क्रैकिंग जो है हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील में भी आने के चांस है और लो कार्बन स्टील में भी आने के चांसेस रहते हैं। बट जो सबसे ज़्यादा अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा इसका चांस होगा हाई स्ट्रेंथ लो एलॉय स्टील, जिसे HSLA बोलते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आने के चांसेस हैं। अब क्वेश्चन 14, फिलेट वेल्ड फ्रैक्चर टेस्ट आज कैरिड आउट टू। जो फिलेट वेल्ड होता है उसका जो फिलेट वेल्ड का जो वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट करते हैं उसके अंदर एक फ्रैक्चर टेस्ट करते हैं। वो फ्रैक्चर टेस्ट क्यों करते हैं, तो आंसर देखिए ऑप्शन पहले, एक्सेस द रूट फॉर पेनिट्रेशन एंड फ्यूजन, उस वेल्डिंग का पेनिट्रेशन और फ्यूजन चेक करने के लिए। बी है एस्टिमेट द फ्रैक्चर टफनेस, उसका फ्रैक्चर टफनेस चेक करने के लिए। सी है एस्टिमेट रेजिस्टेंस टू फैटिक फेलियर, उसका फैटिक फेलियर का रेजिस्टेंस कितना है वो एस्टिमेट करने के लिए। डी है ऑल ऑफ द अबव। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम देता हूं, आप सोच के बताइए। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा, जो फ्रैक्चर टेस्ट हम करते हैं वो नॉर्मली वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट कूपन पे करते हैं, जो अगर वेल्डर फिलेट वेल्ड मारता है, और वो हम क्यों करते हैं, तो हम चेक करते हैं कि उसमें पेनिट्रेशन बराबर हुआ कि नहीं और उसका फ्यूजन बराबर हुआ कि नहीं। और ये कैसे करते हैं, ये देखिए, जो फिलेट वेल्ड होगा उस वेल्डिंग के ऊपर पहले तो एक अप टू 2 mm का एक नॉच बना देंगे, जितना लेंथ में वेल्डिंग होगा उतना। ये 2 mm का देखिए नॉच हो गया, और इसके बाद इसको हैमर करेंगे या प्रेस करके इस वेल्डिंग को तोड़ेंगे और इसके अंदर भीतर की साइड में चेक करेंगे पेनिट्रेशन हुआ या नहीं हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग MMA कवर्ड इलेक्ट्रोड्स विल गिव डीपर पेनिट्रेशन कंपेयर टू अदर्स। तो ये जब मैंने वेल्डिंग कंज्यूमेबल का चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था जो सेलुलोजिक इलेक्ट्रोड्स होता है, सेलुलोजिक के अंदर होता है E6010,
वो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन देता है, इसीलिए रूट के ऊपर पाइपलाइन में, स्पेशली छोटे डाया के जो पाइपलाइन होते हैं उसमें रूट के ऊपर हम सेलुलोजिक यूज़ करते हैं ताकि उसमें पेनिट्रेशन पूरा हो जाए, ये इंश्योर करने के लिए। तो इसका आंसर होगा सी, सेलुलोजिक। अब क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। विथ विच एनडीटी मेथड वुड यू यूज़ अ प्रोब? आप किस एनडीटी मेथड में प्रोब यूज़ करते हैं? तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखिए 4 ऑप्शन पहले देख लेते हैं। एक्सरे रेडियोग्राफी, देखिए एक्सरे रेडियोग्राफी में कोई प्रोब की जरूरत नहीं पड़ती। मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट में भी प्रोब की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें योक वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, अल्ट्रावायलेट लाइट की ज़रूरत पड़ती है, बट इसमें प्रोब की ज़रूरत नहीं पड़ती। अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग जो है यही इसका राइट आंसर होगा, इसमें प्रोब की ज़रूरत पड़ती है। अलग अलग तरीके के प्रोब है जो कि मैंने अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग का एक पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज बताया है, उसमें आप जाके पूरा सीख सकते हैं अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग के बारे में। तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे, टिग वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम वुड नॉर्मली रिक्वायर विच पोलैरिटी? देखिए नॉर्मली टिग वेल्डिंग अगर हम करते हैं तो उसमें डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव प्रिफरेबल होता है, इलेक्ट्रोड को नेगेटिव रखते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में एसी पोलैरिटी सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसका आंसर ए होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट वुड बी द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ए फिलेट वेल्ड विथ अ डिजाइन थ्रोट ऑफ 9 mm? थ्रोट 9 mm है तो उसका लेग लेंथ कितना होगा, ये कैलकुलेशन करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फार्मूला है, 2 फार्मूला है। अगर आपके पास अगर आपको लेग लेंथ कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाना होगा, थ्रोट कैलकुलेट करना है तो ये फार्मूला लगाना होगा। तो अगर थ्रोट कैलकुलेट करना है तो लेग लेंथ दिया रहेगा, और लेग लेंथ कैलकुलेट करना है तो थ्रोट दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक फिगर दिया रहेगा। देखिए लेग लेंथ क्या होता है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे लेग लेंथ बोलेंगे, और थ्रोट क्या होता है, रूट से फेस का जो सेंटर है ये दूरी, इसे हम थ्रोट बोलते हैं। तो थ्रोट को ए से डेजिग्नेट करते हैं, ये देखिए थ्रोट हो गया ए, और जो लेग लेंथ है उसे जेड से डिजिग्नेट करते हैं। तो हमें यहाँ लेग लेंथ कैलकुलेट करना है, थ्रोट दिया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा, 1.41 इंटू जो थ्रोट है 9 mm है, तो 1.41 इंटू यहाँ 9 करेंगे, एक ही जगह पे 9 कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू आएगा करीब 12, ये आएगा 12.6 mm आएगा। तो इसका आंसर बी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच टेस्ट इज कैरीड आउट टू डिटरमाइन अ मटेरियल्स ससेप्टिबिलिटी टू लैमेलर टीयरिंग? तो फ्रेंड्स यहाँ मैं फिर से बोलूँगा, जब मैंने वेल्डेबिलिटी का चैप्टर पढ़ाया था तो लैमेलर टीयरिंग को बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा कंप्लीटली समझाया था। वो वीडियो देखेंगे तो आप सब कुछ समझ जाएंगे। हालांकि इसका आंसर सी होगा, STRA टेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए टिपिकल 15 mm कार्बन स्टील सिंगल वी बट ज्वाइंट वुड बी? तो ये चैप्टर 2 जब मैंने पढ़ाया था तो ये बताया था, कोई भी 15 mm या कोई भी सिंगल वी बट ज्वाइंट है थिकनेस रेंज में, तो उसका करीब 70 डिग्री इंक्लूडेड एंगल होगा। पहले इंक्लूडेड एंगल समझ लीजिए। देखिए एक तो हो गया बीवल, एंगल ऑफ बीवल, सिंगल साइड से जो ये एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ बीवल होगा, और जब दोनों को जोड़ देंगे सिंगल दोनों प्लेट्स को, और ये जो एंगल बनेगा इसी को इंक्लूडेड एंगल बोलेंगे। ये देखिए इंक्लूडेड एंगल और ये बीवल एंगल, तो बीवल एंगल करीब 35 डिग्री होगा, और जो इंक्लूडेड एंगल होगा दोनों 35 मिला के 70 डिग्री। तो इसका आंसर होगा 70 डिग्री। ये मैंने CSIP के चैप्टर 2 में पढ़ाया है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हम कंप्लीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।